आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पे एक मौजूद हैं और ममता जी की पहली किताब का अनावरण हुआ है। जैसा कि मृदुला जी ने कहा कि पहली किताब बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो सभी राइटर्स को अपनी हर किताब बहुत प्यारी होती है, लेकिन पहली की बात कुछ अलग ही होती है, वो एक अलग एहसास होता है। तो आपको बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं। इसी पे मैं 4 लाइन कहती हूँ कि ताले गुम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ताले गुम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, त्रासदी है चाबी का खो जाना, त्रासदी है चाबी का खो जाना। तो वही चाबियाँ ममता जी ढूंढ लाई हैं, ऐसा लगता है वो उम्मीदों की चाबियाँ हैं। तो मैं ममता जी से पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि कब से कविताएं लिख रही हैं और कब लगा कि पहला संग्रह आना चाहिए अपना? जी हाँ, सबसे पहले मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और आप सब इस क्षण का हिस्सा हैं जो इस प्रांगण में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने का ये कहा था कि क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस चीज़ से तकलीफ़ होती है उसे अभिव्यक्त करो, नहीं तो वो मुश्किल हो जाती है। और मुझे लगा कि लिखना, बोलना या किसी भी माध्यम से, कविता या कहानी, किसी भी माध्यम से लिखने से आप अभिव्यक्त कर सकते हो जो आपके दिल में हो। कॉलेज के टाइम से लिख रही हूँ, लेकिन जयपुर आने के बाद माही संदेश मैगज़ीन से मैं जुड़ी। 6 साल से मैगज़ीन प्रकाशित हो रही है और पिछले ही वर्ष हमने प्रकाशन शुरू किया है। मैगज़ीन ने एक किताब आ चुकी है, तो मुझे लगा कि अगर प्रकाशित हो रही है हमारे ही प्रकाशन से तो क्यों ना। बहुत कविताएं लिख ली थी, एक सपना होता है हर लेखक का कि किताब आ जाए, तो हमने कोशिश शुरू की और 1 साल की पूरी मेहनत के बाद आज चाबियां आपके हाथों में हैं, इस उम्मीद से कि आपको भी इनसे उम्मीदें मिलेंगी। बहुत बहुत बधाई आपको और आपका ये पहला कदम बहुत ही सक्सेसफुल हो, उसके बाद आप लेखन की बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ें। जी धन्यवाद। तो आपकी मैं कविताएं पढ़ रही थी, तो ज़्यादातर कविताएं जैसे कि विमेन सेंट्रिक हैं, नारी मन की बात करती हैं, उनके संघर्षों की, उनकी तकलीफ़ों की। क्योंकि अक्सर वैसे तो इस दुनिया में सभी लोग मुखौटा लगाए रहते हैं, उनकी मुस्कुराहटें कई बार नकली होती हैं, लेकिन ये मुखौटा मुझे लगता है औरतों को ज़्यादा लगाना पड़ता है। उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो बाहर से मुस्कुराती हैं या कई बार हैप्पी फैमिली होने का दिखावा करती हैं। लेकिन ममता जी की कविताओं में ये सारी बातें खुल के सामने आती हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप कि कैसे आप ये भावनाएं व्यक्त करती हैं, और ये आप इस दर्द को आपने महसूस किया है या जी बिल्कुल महसूस किया है, क्योंकि कानून इतने बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन स्थिति नहीं बदलती। दहेज का कानून आया इतना समय हो गया, 2 महीने पहले एक डॉक्टर ने डॉक्टर लड़की ने, मैं किसी गांव की बात नहीं कर रही हूँ, एक डॉक्टर लड़की ने सुसाइड किया है दहेज की वजह से। तो बहुत जगह छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो रही थी। उमेर नज़मी का एक शेर है, निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा, परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। बहुत लंबे समय तक आप एक दायरे में बंधे रहे। जैसे कोविड के बाद ना, अब कंपनी बुला रही है, आप जाना नहीं चाहते, वर्क फ्रॉम होम की आपको आदत पड़ गई है। तो हमारे आसपास बहुत लंबे समय तक एक घेरा था, तो हमें आदत पड़ गई है, कानून हो गए हैं। मैं पुरुषों को भी नहीं दोष देती, मेरा इस उम्मीदों का लिखने का यह है कि हमें महिलाओं को एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, हमें एक दूसरे को उम्मीद देनी है, हमें एक दूसरे को गर्व से देखना है। क्योंकि बहुत बार मैंने ये महसूस किया कि सब आपको सपोर्ट करें, लेकिन हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। मुझे ये जैसे कई बार ये होता है कि अच्छा पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, अच्छा इतनी उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं हुई, शादी हो गई, अच्छा 2 साल हो गए बेबी नहीं हुआ, और ये सारी बातें आसपास चलती रहती है। आप सोचिए वो कितना स्ट्रेस, कितना तनाव देती है एक स्त्री को। तो ये चीज़ें मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की अपने आसपास, मेरे आसपास जो जुड़ी हुई हैं औरतें, उनके साथ भी मैंने ये महसूस की। तो मुझे लगा कि लिखा जाना चाहिए, क्योंकि कानून बन गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन बदलाव, कानून बनाने से अगर चीज़ें बदल जाती तो शायद आज क्राइम ख़त्म हो जाता दुनिया में।
लेकिन हमारी सोच बदलने से चीज़ें बदलेंगी। और ये कविताएं इस एक उम्मीद के रूप में मैं देना चाहती हूँ आपको कि हम कुछ बदल सकें स्त्रियों के लिए। बहुत सुंदर बात कही ममता जी ने, क्योंकि जो साहित्य है वही कहीं ना कहीं हमारे मन के दरवाजे पर खटखटाता है और हमें नई चेतना और नई रोशनी से अवगत कराता है। हम लोग बदलते हैं और बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया की स्त्रियां एक दूसरे को सहयोग करें, तो ये दुनिया शायद और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। बजाय एक दूसरे की टांग खींचने के, बजाय एक दूसरे को रोकने के, सपोर्ट करें। कोई मजबूत स्त्री है तो दूसरी स्त्री उसका हाथ बढ़ा के ऊपर खींचे। तो अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ। पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक पसंदीदा कविता हमें सुना दें अपने इस संग्रह से, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो भी इसका रस ले पाएँ। जी, एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। कविता का नाम है आडंबर। आधिपत्य और वर्चस्व के लिए रचा गया वही आडंबर बारंबार। आधिपत्य और वर्चस्व के लिए रचा गया वही आडंबर बारंबार। लक्ष्मण रेखाएं भी तुम्ही ने खींची और भेष बदलकर हरण करने को तुम ही खड़े हो उस पार। लक्ष्मण रेखाएं भी तुम्ही ने खींची और भेष बदलकर हरण करने को तुम ही खड़े हो उस पार। तुम्ही ने जीता अर्जुन बनकर और युधिष्ठिर बन हार गए। तुम्ही ने जीता अर्जुन बनकर और युधिष्ठिर बन हार गए। दुशासन दुर्योधन बन तुम ही लाज उतार रहे और मौन सभासद से शीश नवाए तुम ही खड़े हो लाचार। चौसर पासे सभा बदली खेल जारी है लगातार। कभी शायद तुम कृष्ण बनोगे हो रहा है इंतजार। आधिपत्य और वर्चस्व के लिए रचा गया वही आडंबर बारंबार। बहुत सुंदर। एक और कविता मैं देख रही थी, MH09 के नाम से है, तो क्योंकि मेरी ऐसी अलग तरह के शीर्षकों में बहुत रुचि है। MP09 हाँ, जी, MP09। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये कविता आपने क्यों लिखी और थोड़ा बताइए उसका बैकग्राउंड। MP09 नंबर है इंदौर का। मेरा गृहनगर देवास है। देवास मध्य प्रदेश से हूँ मैं और इंदौर होलकर साइंस से पढ़ी हूँ। और जिस शहर में आपकी जवानी बीतती है ना, वहाँ की कहानी कुछ और होती है। तो क्योंकि आर्मी से जुड़ी हूँ तो वहाँ जब भी मुझे कहीं भी रहती हूँ, अगर मुझे गाड़ी दिख जाती है ना आगे जाती हुई, उस पर लिखा रहता है MP09, तो मुझे इंदौर की याद आ जाती है। इंदौर फेमस है बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन मेरी बहुत सुहानी यादें जुड़ी हैं उस शहर से। तो MP09 मेरी उन सुनहरी यादों पे आधारित कविता है। जी, वो बात, एक गाना भी है ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। जी बिल्कुल। तो कहानी से बात है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप कविता से कहानी पे शिफ्ट होना चाहती हैं, या आपने कभी कहानी लिखी है या लेखन के बारे में सोचा? जी बिल्कुल, मेरा इसके बाद अगला कहानी संग्रह ही आने वाला है, क्योंकि कविता में बहुत आप लिमिट हो जाते हो, बहुत बंधन लग जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि जैसे मृदुला जी की किताब का शीर्षक है नायाब औरतें, तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे आसपास मुझे जितनी औरतें मिली वो सभी नायाब हैं, जितनी, और उन सब के संघर्ष की एक कहानी है। हर एक स्पेशल है, हर एक के संघर्ष की एक कहानी है, और मैं चाहती हूँ कि वो कहानियाँ दुनिया तक पहुँचे। तो मेरी कोशिश है, और मैं छोटी कहानियाँ लिख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी चीज़ें भी तकलीफ। एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ, जैसे एक मैंने कहानी लिखी थी, दो चोटी वाली गुड़िया। तो एक बेटी है उनकी, पति पत्नी की, जिसके बहुत लंबे बाल हैं। वो रोज़ दो चोटी बना के जाती है, उसे अपने बाल बहुत पसंद है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उनके यहाँ दूसरा बेबी आने वाला होता है, प्रेग्नेंट होती है, वो बच्चा होता है, और अब माँ बहुत व्यस्त है। अब वो उसकी चोटियाँ सुबह सुबह स्कूल जाते हुए नहीं बना पाती। हम सब इस दौर से गुजरे हैं, और उसके बाल कटा दिए जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे दर्द है ना, ये कहीं नोटिस नहीं होते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बोले जाए, व्यक्त किए जाए, लिखा जाए और बदला जाए। क्यों नहीं पुरुष सीख सकते चोटियाँ बनाना? उस लड़की को कितना दुख हुआ उसके बाल का, क्योंकि और कोई, वो बहुत व्यस्त थी, उसके पास और कोई तरीका नहीं है।
मैंने लिखा है उसमें कि वो आके रो रही थी कि दीदी मेरे बाल कट गए, क्योंकि मैं उसे 2 चोटी वाली गुड़िया ही बुलाती थी। और उसके बाद फिर मैंने उसे समझाया, उम्मीद दी। तो बस यही है कि थोड़ा कोशिश करके, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, मैं कभी विरोध में नहीं लिखती, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी, हम एक दूसरे के साथ आएंगे तो बहुत कुछ बेहतर हो पाएगा। ये मेरी कोशिश है। इसके बाद आप जैसे एमपी से हैं और जयपुर में आज जेएलएफ में आपका लोकार्पण हुआ है, ये बहुत नसीबी की बात है। तो आप किस तरह महसूस कर रही हैं यहाँ पे आके? और जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर आप थोड़े भी सक्षम हैं, अगर हम जैसे आज इस प्रांगण में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, हम सब बहुत प्रिविलेज्ड हैं, बहुत खुशनसीब हैं। तो अगर हमें थोड़ा भी भगवान ने सक्षम बनाया है, तो हमें उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जिनको ये सब सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जैसे नमिता जी साहित्यिक कम्युनिटी से हैं, आज ये 17वां एडिशन है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए ये किया। मेरे जैसी नई लेखिका को, जिसकी पहली किताब है, उसको उन्होंने इतना बड़ा मंच दिया, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए किया। तो मैं भी अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़े भी सक्षम हैं, ईश्वर की कृपा से आपके पास है कुछ, अगर आप कर सकते हो किसी के लिए, तो आप ज़रूर करो। जैसे मैं गीता के आधारित पे एक कविता, जैसे कृष्ण, हम देखिए अर्जुन को कृष्ण ने चुना था, कोई भगवान को अपने लिए नहीं चुन सकता। वो जो कहानी है, अर्जुन को कृष्ण ने चुना था, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मुझे अपने भाई बंधुओं पर हथियार नहीं चलाने। उन्होंने कहा ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे, ये तुम्हें मार देंगे। अर्जुन ने कहा कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि इसके पास कोई लालसा नहीं है। फिर अर्जुन ने कहा कि देखो, मुद्दा ये नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे, ये तुम्हें मार देंगे और फिर दूसरों पे जुल्म करेंगे। इनके खिलाफ लड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये गलत है। तो अगर भगवान ने आपको किसी भी क्षेत्र में अर्जुन बनने के लिए चुना है ना, तो प्लीज़ हथियार उठाओ। महिलाओं को भी मैं कहती हूँ, आवाज़ उठाओ। जैसे मी टू मूवमेंट चला था, एक बहुत छोटा सा मैं एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। एमजे अकबर और प्रिया रमानी की कहानी आपको याद होगी। प्रिया रमानी कोई छोटा नाम नहीं थी, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी। जो यौन शोषण के खिलाफ मीटू मूवमेंट चला था, वो 25 साल बाद बोली इसके बारे में। आप सोचिए, एक पत्रकार, देखिए औरत का अगर आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचेगी ना, वो भूलेगी नहीं। मानहानि का दावे में एमजे अकबर ने कहा कि ये 25 साल पुरानी बात है, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और वो केस जीती। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि प्रिया रमानी क्यों बोल पाई? प्रिया रमानी 25 साल बाद? और लोगों ने भी आवाजें उठाई। बिल्कुल, आवाजों उठने का ही वेट करते हैं एक्चुअली। जी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक मीटू मूवमेंट चल रहा था। अकेली औरत, प्रिया रमानी जितनी मजबूत औरत भी अकेले एमजे अकबर का नाम नहीं लिख पाई थी तब तक। पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चला था। आपके परिवार में आपके आसपास की औरतों से गलत होता है, वो अकेले आवाज नहीं उठा पाएंगी। 1 से 2 हो जाओ, 2 से 4 हो जाओ। वर्क प्लेस में किसी औरत के साथ गलत हो रहा है, उसका पुरुष सहकर्मी उसे जरूर कहेगा कि चलो कंप्लेंट करते हैं। सहेली क्या बोलेगी? नौकरी बदल लो। ससुराल में कहीं गलत हो रहा है, पिता बोल रहे हैं कि बेटा घर आ जाओ, माता बोलेगी नहीं नहीं एडजस्ट करो। अगर ससुराल में कहीं गलत हो रहा है, अगर आप मदर इन लॉ के पास जाओगे, फादर इन लॉ फिर भी अपने बेटे को डांट लगा देंगे कि नहीं नहीं बेटा, बहू से ऐसे बात मत करो। लेकिन मदर इन लॉ क्या कहेंगी? मेरे बेटे की ऐसी आदत है, एडजस्ट कर लो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बदलेंगी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि सबसे मुश्किल होती है लड़ाई अपनों के खिलाफ, और औरतों को वही लड़ाई लड़नी पड़ती है अपनों के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोकने वाले या पिंजड़ा बनाने वाले उसके अपने ही होते हैं। तो दर्शकों से मैं सवाल लेना चाहूँगी, अगर ममता जी से कुछ सवाल पूछना चाहें। जी, उनको माइक दीजिए। हेलो मैम। हाय। एक्चुअली ये आपकी पहली किताब है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं भी इंस्पायर होना चाहती थी आपसे। जी जी। आई एम ऑल्सो वांट टू राइट समथिंग। जी जी। सो मेरा क्वेश्चन या क्वेरी ये है कि लड़की या औरत अपने आप में संपूर्ण क्यों नहीं है?
उसे एक मेल की ज़रूरत हमेशा क्यों होती है? जैसे आपने अभी कविता भी कही, उसमें भी पुरुषों का जिक्र है। जी जी। औरत अपने आप में संपूर्ण क्यों नहीं हो सकती? उसे किसी पुरुष का साथ की क्यों ज़रूरत है? शादी हो गई तो पति का साथ, शादी के बाद पति अगर चले गए तो भी उसके पास दूसरी शादी के लिए प्रेशर, क्यों ऐसा? सिर्फ और सिर्फ औरत क्यों नहीं, आदमी क्यों? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। औरत अपने आप में संपूर्ण है क्योंकि उसे मातृत्व का वरदान है ना, है तो। लेकिन देखिए, जो है सृष्टि अकेली औरत नहीं चला सकती, आपको ये एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, है ना। तो हम एक दूसरे के पूरक है। आप अकेले सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हम मैन इज अ सोशल एनिमल। हम क्यों आप अकेले रहना चाहते हो? साथ में मिलके बराबरी पे क्यों नहीं रहना चाहते? मैं बार बार ये कहती हूँ, जो भी मतलब इस विषय पे जितने भी वाद विवाद होते हैं, कि हम साथ में भी तो चल सकते हैं। हमें कोई जंग नहीं लड़नी किसी के खिलाफ, है ना। हम संपूर्ण हैं, हम अपने आप में केपेबल हैं। अगर आज सीट भरी हुई है, मैं खुद सीट, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आप भी खड़े हो जाओ, किसी को सीट दे दो। आजकल तो लड़कियों के लिए खड़ा होने की जरूरत नहीं, मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। आप संपूर्ण हैं, आप केपेबल हैं, बट आप क्यों अकेले आप क्यों ये कहना चाहती है कि नहीं मैं अकेले? कोई भी नहीं है। पुरुष बहुत कमजोर प्राणी है, मैं ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल सही बात है ये। और हमें भी वो हो सकता है आपको उनके सहारे की जरूरत नहीं हो, लेकिन उनको आपके सहारे की जरूरत है ना। और हम एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं। हमें कौन सी जंग लड़नी है, आप बताइए जी। आगे ही बढ़ना है हमें, राइट। अगला सवाल कोई पूछना चाहेंगे? जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि मी टू मूवमेंट जो चला, या हम लोग एक दूसरे का, मतलब हम लोग मीन्स की नारी एक दूसरे का सहारा क्यों नहीं बनती है? तो इसके लिए क्या हमें एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा, या मी टू मूवमेंट ना होता तो ये सारी चीज़ें ओपन अप ना होती? ऐसा क्यों है? और बीइंग अ विमेन हम लोग कब जागेंगी? और उस जागने के लिए, उस जागृति के लिए कि हमें क्या अभियान चलाने की आवश्यकता है, या हम कैपेबल हैं? जी देखिए, जुड़ना पड़ेगा। मुझे ये इतनी प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि मैं आर्मी से आती हूँ और हमारे यहाँ पे एक एसोसिएशन है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। मैंने ये चीज़ें सब उनसे सीखी है। हमारा अपना एक ग्रुप है, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि सिविल में भी ऐसा एक संगठन हो जहाँ सब महिलाएं जुड़े, अपने मुद्दों पर खुल के बात कर सके। उन्हें कोई तकलीफ है, उन्हें ज़रूरत है, तो वो उस पर गाइडेंस ले सके, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। अभियान बिल्कुल चलाना पड़ेगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सब अधिकार आपके पास है, पुरुषों का सहयोग आपके पास है, आप जुड़िए। बहुत सीधे शब्दों में कहना चाहती हूँ, एक दूसरे को बेचारगी की निगाह से देखना बंद कर दीजिए। बिल्कुल बेचारगी की निगाह से मत देखिए, गर्व से देखिए, उम्मीद से देखिए, जुड़िए। अपने अपने एरिया में छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाइए। मैं ये किताब भारत की हर उस औरत को समर्पित करती हूँ जिसको लग रहा है कि वो किसी भी कोने में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए अकेली है। मैं उसे कहना चाहती हूँ कि वो अकेली नहीं है। अगर आप खुलकर इस प्रांगण में बैठी हुई भी 2 लेडीज से भी बात करोगे, तो आपको कहीं लगेगा कि इसकी कहानी और मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है, हमारी परेशानियाँ इतनी मिलती जुलती हैं, तो हम क्यों नहीं एक होते और एक मिलकर उसको सॉल्व करते। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि औरतें चुप इसलिए रहती हैं कि सारे ज़माने की इज्जत का ठेका उनके कंधों पे रख दिया गया है। उन्हें लगता है कि अगर वो बोलेंगी तो उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उसमें उन्हीं की गलती है। अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है तो वो बाहर निकलना बंद कर देती है, वो उससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, वो उससे बचना चाहती है, क्योंकि उसके घर वाले से लेकर बाहर वाले सब उसे जज करने लगते हैं। तो तरीका यही है कि हम पहले खुद जज करना बंद करें, हम खुद को जज करना बंद करें, क्योंकि हमारी इज्जत हमारे शरीर में नहीं है, इज्जत दिमाग में होती है आपकी। इसलिए यही कहती हूँ मैं, सब औरतें इतनी काबिल बने, एजुकेटेड हों, अपने आर्थिक रूप से निर्भर हों और अपने हक के लिए लड़ना सीखें। तो मुझे लगता है कि यही तरीका होगा कि हम आवाज़ उठा पाएंगे और आदमी भी जो आपका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो आपसे डरेंगे। 49 से अब तो समय खत्म हो रहा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ एक बार फिर से ममता जी को, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया मैम।